मैं सत्येंद्र प्रकाश पांडे आप सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल पाई पाठशाला पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th मैथ जो NCERT पैटर्न पर आधारित होगा को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th मैथ पैटर्न NCERT चैप्टर फर्स्ट आपको पता है सेट्स, समुच्चय। के बारे में जब हम सेट्स को पढ़ते हैं तो इमेजिन करिए, कल्पना करिए, सेट है क्या, समुच्चय है क्या। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, मतलब कि संग्रह। अब संग्रह की परिप्रेक्ष्य में, कलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ रख सकते हैं। वह कलेक्शन तो होगा, संग्रह तो होगा, ग्रुप तो होगा, बट वो सेट को डिफाइन नहीं करेगा। अब जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। चलिए एक कलेक्शन लेते हैं, घर की जितनी वस्तुएं हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर यूटिलाइज्ड इन योर होम। अब जैसे मान लो घर में आप फैंस को भी यूज करते हो, फ्रिज को यूज करते हो, वॉशिंग मशीन यूज करते हो, घर में सब्जी भी पकती है, वेजिटेबल्स, फल भी आप खाते हो, फ्रूट्स, बेड जिस पे आप सोते हो। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब आपको समझना क्या है, अगर ध्यान से देखें तो फैन हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, ये तीन चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं। तो इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेज हैं, उपकरण हैं। ये जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं ये ट्रीज या फिर प्लांट्स से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं, और दे आर फूड स्टफ्स, खाद्य पदार्थ हैं। फल हैं, सब्जी है, खाद्य पदार्थ है, इसको खाते हैं। बेड जिस पर आप सोते हो, पर्पस दूसरा सोने के लिए। कलेक्शन तो सबका हुआ, हम एक साथ रख सकते हैं, बट ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, अपने अपने गुण हैं। तो सेट का मतलब क्या हुआ? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ही होगा, लेकिन यह कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। मतलब ये कि उन ऑब्जेक्ट्स की एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक समान गुण होना चाहिए। अगर हम उनका कलेक्शन बनाते हैं तो वो कहलाता है सेट। तो सेट का डिफिनीशन क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का जो परिभाषित संग्रह होगा
वह सेट कहलाएगा, उसे समुच्चय कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप सेट को समझ गए होंगे। सेट का यूज़ क्या है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सेट actually sets are used to define the concepts of relation and function. सेट्स का प्रयोग कहाँ होता है? सेट का प्रयोग रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, संबंध और फलन के कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब भाव, अर्थ को समझने के लिए, को परिभाषित करने के लिए सेट का प्रयोग किया जाता है, समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। सो सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। समुच्चय का प्रयोग संबंध और फलन के भाव को समझने के लिए, परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस सेट का कंसेप्ट किसने दिया, इस सेट को किसने दिया, थियरी, इसकी थियरी को किसने दिया? तो जो इसकी थियरी है, द थियरी ऑफ द सेट वाज गिवन बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन whose name was जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर सेट के सिद्धांत को, जर्मन का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर, उसने दिया था। रही बात, अगर हम सेट के एग्जाम्पल्स को लें, सेट का एग्जाम्पल क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी कक्षा के विद्यार्थी, ये एग्जाम्पल्स हैं जो सेट को डिफाइन करते हैं। ये ऐसे उदाहरण हैं जो समुच्चय को परिभाषित करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना हो सेट का, तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि जो भी हम कलेक्शन लेते हैं, जो भी हम संग्रह लेते हैं, बनाते हैं, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, वस्तुएं हैं, सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जैसे ये कहा जाए, एग्जाम्पल पे ही लिया जाए, हम कहें सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियों का समुच्चय,
अब इसमें सिर्फ हम उन्हीं रिवर्स का कलेक्शन करेंगे, उन्हीं नदियों का संग्रह करेंगे विच बिलोंग्स टू इंडिया, जो भारत में ही हैं, जैसे गंगा, यमुना, राप्ती, ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही हम रिवर्स का कलेक्शन करेंगे जो इंडिया में बिलोंग करती हैं, इंडिया में बहती हैं। अगर आपको कहा जाए कि नाइल, अमेजन, नाइल नदी है, ये आपकी मिस्र की नदी है, अमेजन नदी है, ये सब इंडिया के रिवर्स नहीं हैं, ये भारत की नदियां नहीं हैं। इसलिए जब भी आपको कहा जाए सेट ऑफ रिवर्स, तो सेट ऑफ रिवर्स में आप जितने भी रिवर्स हैं उनके नाम ले सकते हो, बट ये कहा जाए कि सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियों का समुच्चय, तो आप सिर्फ भारत की नदियों के ही नाम लिखोगे। सेट आपने समझ लिया। एक बार और डिफाइन कर दे रहे हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सेट्स। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे हम सेट कहते हैं, उसे हम समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या दे सकते हैं? क्राउड ऑफ पीपल, भी लोगों की भीड़। रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ, ये सब सेट को डिफाइन करेंगी। हम ये बता रहे थे कि जो भी कलेक्शन आप करेंगे सेट के लिए, वह कलेक्शन यूनिवर्सल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए फॉर ऑल। वह संग्रह सबके लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न लोगों के लिए संग्रह भिन्न भिन्न हो। जैसे हमारे लिए संग्रह कुछ और हो, आपके लिए संग्रह कुछ और हो, अगले के लिए संग्रह कुछ और हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कलेक्शन बनता है तो वह सेट को डिफाइन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टॉप 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, एक सेट हम लिख रहे हैं, एक कलेक्शन है। टॉप 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 11 सबसे प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बैट्समैन, बैटिंग करने वाले खिलाड़ी। इसका कलेक्शन बनाने के लिए कहा जाए, कई लोगों को शामिल कर लो। एक ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन, बूढ़े व्यक्ति हैं, तो वो अपने ज़माने के 11 बैट्समैन को शामिल करेंगे। जैसे मान लो उन्होंने शामिल कर लिया विवियन रिचर्ड्स, डेसमंड हेंड्स, गैरी सोबर्स, क्लाइव लॉयड, एलन बॉर्डर, एसेट्रा। क्लाइव लॉयड, गैरी सोबर्स, इस तरह के प्लेयर्स को अपने कलेक्शन में लेते हैं। 11 प्लेयर्स को, जो न्यू एज पर्सन है, वर्तमान पीढ़ी का है, उसने अपने कलेक्शन में विराट कोहली से लेकर के सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे प्लेयर्स को उसने शामिल किया। दोनों लोगों का कलेक्शन सेम नहीं है। यह कलेक्शन तो है लेकिन यह सेट नहीं है। इसलिए नहीं है कि यह कलेक्शन सबके लिए एक समान नहीं है। दिस कलेक्शन इज़ नॉट कॉमन फॉर ऑल, सो दिस कलेक्शन डज नॉट डिफाइन अ सेट। इस तरह के अगर संग्रह बनेंगे जो सबके लिए भिन्न भिन्न हो, सबके लिए अलग अलग होंगे, तो ऐसे कलेक्शन, वैसे संग्रह समुच्चय को परिभाषित नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट। एक समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। सो एवरी वेल डिफाइंड कलेक्शन
which is also known as set, is represented by capital letter of English alphabet like A, B, C, etc. सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जिसे हम समुच्चय कहते हैं, उसे प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अब उस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो मेंबर्स, वो एलिमेंट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जनरली स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, while the members of that collection are represented by small letters of English alphabet using commas, and these elements are being enclosed by curly brackets। जितने भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है जिसे हम समुच्चय कहते हैं, उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे, और उस संग्रह के, उस समुच्चय के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सदस्य होंगे, इसे हम अवयव कहते हैं। एलिमेंट्स को मेंबर्स, सदस्य, ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, उन्हें हम एक करली ब्रैकेट में, मझौले कोष्ठक में कॉमा लगा करके लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दें, भी इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। भी इज सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। तो इसे हम भी से अगर रिप्रेजेंट करें, कैपिटल लेटर भी, तो हम इसमें लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनके बीच कॉमा। वी पुट कॉमास बिटवीन देम and all these elements are enclosed with curly bracket। ये सभी अवयव मझौले कोष्ठक में कॉमा लगा करके लिखे जाते हैं। अब इससे हम एक इलस्ट्रेशन दे सकते हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं पढ़ते हो तो यही 5 वॉवेल्स आप पढ़ते हैं। अमेरिका में पढ़ोगे तब भी यही 5 वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू पढ़ोगे। ब्रिटेन में पढ़ते हो तब भी यही वॉवेल्स होंगे। मीन्स दीज वॉवेल्स आर कॉमन फॉर ऑल। यह स्वर सबके लिए एक समान है, इसलिए यह सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। There are 2 methods by which we can represent set। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने की 2 विधियां होती हैं। अब ये 2 विधियां कौन कौन सी हैं? ये 2 विधियां हैं। फर्स्ट, रोस्टर मेथड, which is also called tabular method, which is also called list method। पहली जो विधि है इसको रोस्टर विधि कहते हैं। हिंदी इंग्लिश सेम है। टेबुलर मेथड,
इसको सारणी विधि कहते हैं। लिस्ट मेथड, सूची विधि, ये तीनों मेथड, तीनों की जो मीनिंग्स हैं सेम है। इस मेथड में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड दीज एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड दीज एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट्स। इस रोस्टर की विधि में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है, यानी उनके नाम लिखे जाते हैं। उन अवयवों को अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं और उन सारे एलिमेंट्स को एट लास्ट कर्ली ब्रैकेट्स, मझौले कोष्टक में लिखते हैं। तो हमें आशा है कि आपको रोस्टर विधि, सारणी विधि या सूची विधि आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार, और इन द रोस्टर मेथड ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड दीज एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास एंड दीज एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट्स। सो एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। रोस्टर विधि में, सारणी विधि में, सूची विधि में किसी संग्रह के जितने भी अवयव होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, लिस्टेड नाम लिखे जाते हैं, उनके बीच कॉमा लगाया जाता है और सारे एलिमेंट्स को मझौले कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे अभी हमने पीछे बताया, सेट्स ऑफ वॉवेल्स, स्वर का समुच्चय, 5 वॉवेल्स होती हैं, ए ई आई ओ यू, इनके नाम लिख दिया गया, इनके बीच कॉमा लगा करके इनको सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया और सारे जितने भी एलिमेंट्स सबको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया गया। तो यह सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड जो मेथड होता है, रोस्टर मेथड तो आपको समझ में आया होगा। सेकेंड जो मेथड होता है उसे कहते हैं रूल मेथड, उसे सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। रूल मेथड, इसे सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। इस रूल मेथड में, इस सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट possesses a single property, single common property which is not possessed by any other elements. In rule method, in set builder method, all the elements of the set have single common property which are not possessed by any other elements of the set. इस नियम विधि में, रूल विधि मेथड को नियम विधि कहते हैं। इसे समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। इस विधि में समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनकी अपनी एक सिंगल, एक उभयनिष्ठ गुण होता है और वह गुण बाकी अन्य अवयवों में नहीं होता है। यानी इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यदि आपको किसी संग्रह को, किसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना हो तो आप उस एलिमेंट के कॉमन प्रॉपर्टी को लिखोगे। उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है उसका उल्लेख करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये तुम्हारा रोस्टर मेथड हो गया, रोस्टर विधि हो गई। इसलिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लिस्टेड किया गया, सबका नाम लिखा गया है, उनके बीच कॉमा लगाया गया सेपरेट करने के लिए और सबको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया गया। अब हम देखेंगे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या हैं? ये सब नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसलिए
अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है, तो हम कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे यक्स। यक्स एक कॉमन प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी का उल्लेख करिए। यक्स, ये जो डबल पॉइंट लगाया गया है इसको पढ़ते हैं सच दैट। इसका अर्थ होता है इस प्रकार है कि, या ऐसा है। तो n नेचुरल नंबर है, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी x है। अब उस कॉमन प्रॉपर्टी का उल्लेख करेंगे। व्हाट इज x? x इज अ नेचुरल नंबर। x एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमने इस मेथड में इस नंबर के जो गुण हैं, उनके जो प्रॉपर्टी हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, उनका उल्लेख किया। तो यह सेट बिल्डर मेथड हो गया। और यदि उन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करके उनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाएं और उन्हें फिर कर्ली ब्रैकेट्स में लिखें, तो वह रोस्टर मेथड होगा। कुछ ऐसे आपको सेट्स मिलते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक सिंबल का प्रयोग करना पड़ता है, विशेष प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे अगर आपको सेट ऑफ होल नंबर्स लिखना है, पूर्णांक का समुच्चय लिखना है, उसे आप W से रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर्स आपको पता है, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, गिनती की संख्याएं शून्य से शुरू होकर के ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये धनात्मक होती हैं। लेकिन अगर z कहा जाए, यह भी इंटीजर्स है, बट दीज मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी जीरो। ये धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकता है। तो पूर्ण संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए z से रिप्रेजेंट करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए n, नेचुरल नंबर को n। परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए q, रेशनल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए q, रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए r का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं z प्लस लिखा हुआ है, मीन्स दीज आर द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, केवल धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी। अगर कहीं z निगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ही हुआ कि ये भी इंटीजर्स ही हैं, बट दीज आर निगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4, -5 एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ की, अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हैव ए गुड डे।